जो जो नियम के विरुद्ध हो, व्यापक नियम के विरुद्ध थोड़ा कुछ जाता हो, नियम जिस पर लागू नहीं पड़ता, उसको अपवाद कहा जाता है। अपवाद ज्यादा हो जाए तब वो अलग नियम बन जाता है। अपवाद जब थोड़ा है तभी वो अपवाद है। तो ये जो है नियम जो बताया गया उसके अनुसार स्त्रीलिंग होने चाहिए, लेकिन सभी पुल्लिंग में चलते हैं। और फिर दवा, हवा, सजा, बला, दगा, दफा, ऐसे कुछ शब्द हैं जो आकारांत हैं लेकिन स्त्रीलिंग है। तो ये बात हुई आकारांत तद्भव देशज विदेशी शब्दों के। अब आगे बात आती है जो अकारांत शब्द तत्सम है। इसमें तत्सम तद्भव देशज विदेशी का ख्याल रखना जरूरी है। जो अकारांत तत्सम शब्द हैं वे सामान्यतः पुल्लिंग होते हैं। एक शब्द है पुस्तक, वो स्त्रीलिंग में है, अकारांत तत्सम है लेकिन वो स्त्रीलिंग में है। तो कुछ ऐसे अपवाद मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद है आकारांत तथा इकारांत, ह्रस्वी, आकारांत तथा इकारांत तत्सम शब्द, ये सामान्यतः स्त्रीलिंग होते हैं दोनों। आकारांत और इकारांत ये सामान्यतः कहने का मतलब एक सामान्य नियम है, इसमें अपवाद की गुंजाइश है। तो जैसे सीता, गीता, रमा, लता, प्रार्थना, कविता आदि इस तरह के जो लज्जा, घटना, रचना, बहुत सारे शब्द होंगे जिनकी आप सूची बना सकते हैं। ये सभी तत्सम हैं और आकारांत, इसलिए ये स्त्रीलिंग। और इकारांत में रति, मति, गति, प्रति, प्रसिद्धि, सिद्धि जैसे शब्द जो इकारांत, ह्रस्वी, ये सब स्त्रीलिंग है। और इनके भी कुछ अपवाद हैं। कुछ अपवाद में आता है जैसे दाता, विधाता, नेता, अभिनेता, प्रणेता, पिता, राजा, कर्ता, भोक्ता, ऐसे जो शब्द हैं ये पुल्लिंग हैं, आकारांत तत्सम लेकिन पुल्लिंग। इसी तरह से विधि, ऋषि, कपि, शशि, रवि, मुनि, पति, गिरि, ऐसे जो शब्द हैं आप अगर लिख रहे हो तो दो चार शब्द लिख लेने से एक ख्याल में बात रहेगी कि ऐसे और उदाहरण आप खोज लें। ये सब एक पुल्लिंग में आएंगे, ये स्थिति होती है। अच्छा, उसके बाद जो है ये फिर उकारांत शब्दों में दोनों आते हैं। उकारांत तत्सम शब्दों में इसका नियम नहीं बनाया जा सकता क्योंकि दोनों में वो शब्द आते हैं। जैसे कि मधु, अश्रु, तालु, साधु, मेरु, सेतु, ऐसे जो शब्द हैं ये पुल्लिंग, लेकिन वायु, वस्तु, ऋतु, मृत्यु, आयु, धातु, ऐसे शब्द हैं ये स्त्रीलिंग में। तो इनको जो है जो उकारांत शब्द हैं तत्सम, इनको किसी एक के खाते में नहीं डाल सकते कि पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग होते हैं, दोनों में होते हैं। ठीक है, तो ये इतनी बातें शब्द की आकृति के आधार पर हुई। बाकी तो दीर्घ उ, इसमें कम शब्द हैं तो ज्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन जो आकारांत और ईकारांत वाले जो शब्द हैं इनमें ज्यादा शब्द आ जाते हैं, जो तद्भव देशज तथा विदेशी हैं, ज्यादा शब्द इनमें आ जाते हैं। और इनके बाद कहा ना कुछ रह गया तो कोश का सहारा और किसी से पूछने का, इससे ज्यादा नहीं है। अच्छा, अब बात आती है शब्द की रचना में प्रयुक्त प्रत्ययों के आधार पर। प्रत्यय जो है बड़े स्पष्ट रूप शब्द का लिंग बताते हैं प्रत्यय, और इनमें किसी अपवाद की गुंजाइश नहीं, इसमें अपवाद नहीं होता। अच्छा, प्रत्ययों की संख्या तो बहुत अधिक है, उनमें कुछ प्रत्यय तो एक दो शब्दों तक ही सीमित होते हैं, उनकी नहीं। लेकिन जो प्रत्यय नए नए शब्द बनाने में ज्यादा काम में आते हैं, हम चर्चा उनकी करेंगे। जैसे ता प्रत्यय है, तो ता प्रत्यय एक तो यह है कि ता प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाता है, इसमें कोई अपवाद नहीं है।
ता प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाता है और ता प्रत्यय से बने हुए सभी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जिस शब्द में भी ता प्रत्यय दिखाई पड़े तो उसको समझ लेना चाहिए कि वो स्त्रीलिंग शब्द है और भाववाचक संज्ञा है, उसे निर्मित है। अच्छा, प्रत्यय की पहचान करना भी जरूरी होता है। तो प्रत्यय की पहचान, सरल पहचान यही है कि कोई भी शब्द हो उसके अंत में ता है, ता को हटा दीजिए, उसके बाद भी एक शब्द बचता है, अर्थवान अंश बचता है, तब समझ लीजिए कि वो प्रत्यय है। नहीं तो कुछ शब्द ऐसे भी मिलेंगे जिनमें ता है तो सही, लेकिन वो प्रत्यय नहीं है, वो शब्द का मूल अंश है। जैसे एक शब्द उदाहरण में लता शब्द है, लता, तो लता के अंत में ता है, लेकिन वह ता प्रत्यय नहीं है, वह शब्द का अनिवार्य अंग है, हिस्सा है, क्योंकि ता को हटा देंगे तो ल बचेगा, और ल का मतलब कुछ नहीं, ल कोई शब्द नहीं। ऐसे उसको हम परख सकते हैं, देख सकते हैं। तो ता प्रत्यय से बने हुए सभी शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं। दूसरा प्रत्यय है जिनसे बहुत सारे शब्द बनते हैं, हम बनाते हैं, वो है त्व। त्व की वही स्थिति है, इससे भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। दोनों में फर्क यह है कि त्व प्रत्यय से बने हुए सभी शब्द बिना किसी अपवाद के पुल्लिंग होते हैं। जहां भी कोई शब्द त्व प्रत्यय से बना हुआ आपको मिले, वो समझ लीजिए कि वो पुल्लिंग है और भाववाचक संज्ञा है। ये ता और त्व की बात हो गई। उसके बाद एक आई प्रत्यय आता है। आई का भी बड़ा उपयोग होता है और इसके तरह तरह के शब्दों में, विशेषण में भी प्रयुक्त होता है, क्रियाओं के साथ जुड़ करके भाववाचक संज्ञाएं बनाता है। तो आई प्रत्यय भी भाववाचक संज्ञा बनाता है। आई प्रत्यय से बने हुए सभी शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं और स्त्रीलिंग होते हैं। आई प्रत्यय से बने हुए सभी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे क्रियाओं में जोड़ते हैं पढ़ाई लिखाई, ये स्त्रीलिंग शब्द है और भाववाचक संज्ञा है। विशेषण के साथ जोड़ते हैं गहराई, ऊंचाई, ये सभी स्त्रीलिंग और भाववाचक संज्ञाएं हैं। ये प्रत्यय के आधार पर ही बात हुई। और उसके बाद जब प्राणीवाचक शब्दों का लिंग परिवर्तन करते हैं तो उसमें नी, इन, आनी, आइन, ये सब प्रत्यय लगते हैं जो स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय हैं। और कुछ क्रियाओं के साथ लगने वाला एक दो प्रत्यय जो है बहुत चलता है, आवट और आहट। आवट, आहट, बहुत ज्यादा तो शब्द नहीं बनते, लेकिन जो भी बनते हैं वे शब्द भाववाचक होते हैं और स्त्रीलिंग होते हैं। वे शब्द भाववाचक होते हैं और स्त्रीलिंग होते हैं। और पा और पन जो प्रत्यय जुड़ते हैं ये पुल्लिंग प्रत्यय होते हैं। तो ये बात हुई बहुवचन, ये क्या नाम है, शब्द निर्माण में प्रयुक्त प्रत्ययों के आधार पर लिंग की पहचान। अच्छा, अब बात आती है और चौथा जो था कि बहुवचन बनाने वाले प्रत्ययों के आधार पर वे लिंग की पहचान होती है। बहुवचन बनाने वाले चौथा जो था, तो अब उसके लिए तो पूरा बहुवचन की चर्चा वचन की करनी पड़ती है, लेकिन संक्षेप में बता दे रहा हूं, आप लिख लें इस नियम को कि हिंदी में बहुवचन बनाने वाले 5 प्रत्यय हैं, लेकिन 3 को लिखना जरूरी है। 3 से ही बात बनती है। 3 में एक प्रत्यय है ए। ये प्रत्यय आकारांत पुल्लिंग शब्दों के साथ जुड़ता है। लड़के, घोड़े, कमरे, दरवाजे, ये जो ए प्रत्यय जिस शब्द के बहुवचन रूप के साथ जुड़ा आपको दिखाई पड़े तो समझ लीजिए कि वो पुल्लिंग शब्द है। और दूसरा प्रत्यय है आ प्रत्यय, जैसे लड़कियां, टोपियां, मुर्गियां, गाड़ियां। तो आ प्रत्यय और ए प्रत्यय, ए पुल्लिंग शब्दों में जुड़ता है और आ और ए
स्त्रीलिंग शब्दों में जुड़ते हैं। तो जिन शब्दों में ए प्रत्यय दिखाई पड़े, जैसे बातें, रातें, बिंदी वाला है, एक है बिना बिंदी का, वो तो पुल्लिंग वाला है ए, और ये है ए बिंदी वाला, बातें, रातें, सड़कें, शामें। तो इससे भी शब्द के लिंग की जानकारी होती है। ये स्थिति। हाँ सर, वो लड़कियां है तो उसमें आ प्रत्यय है या प्रत्यय है? अब वो तो वचन वाला मामला है, लेकिन फिर बता दे रहा हूं, उस दिन चर्चा तो हुई थी। उसमें क्या है कि प्रत्यय तो आ है, प्रत्यय का नाम आ है, लेकिन जब वो शब्द के साथ जुड़ता है तो शब्द संधि की नहीं। आखिरी ध्वनि के हिसाब से उसमें वो यहाँ ये य की सुना श्रुति होती है, यह सुनाई पड़ता है। वो संधि नियम में जिस तरह से होता है, ई से य बन के आ मिल गए। पूरी तरह से वो संधि नियम तो उसको नहीं कहेंगे, कोई संधि नियम उस ढंग का नहीं है, लेकिन दो ध्वनियों के बीच में वह यह सुनाई पड़ता है। वो जो यण संधि है उसका तो अपना एक अलग नियम है, लेकिन यहाँ यह सुनाई पड़ता है। और यह ए। हाँ, तो और उसमें क्या है कि ये पुल्लिंग शब्दों में भी है। जैसे आदमी है, पुल्लिंग शब्द है, उसका बहुवचन बनता है ऊ प्रत्यय जोड़कर। ऊ में तो कोई शंका नहीं है, ऊ प्रत्यय जब जुड़ता है बहुवचन बनाने के लिए तो वो बन जाता है आदमियों, उसमें यह आ जाता है। तो आदमियों में जो यह आता है, या लड़कियों, लड़कियां, इनमें जो यह आता है वह यह श्रुति यह है, उसको नाम समझ लीजिए श्रुति यह। लेकिन व्याकरण लेखकों ने, जिनको व्याकरण पता नहीं है, वो सिर्फ यह देखते हैं तो उस प्रत्यय का नाम या रख देते हैं। प्रत्यय का नाम या नहीं है। जैसे जातियां हम कहें तो जातियां में जाति के बाद सीधे सीधे या दिखाई पड़ता है, तो उनकी समझ में आता है कि ये प्रत्यय जो है या है, लेकिन या नहीं प्रत्यय है, वो प्रत्यय है आ। क्योंकि इन सब चीजों का निर्धारण जो होता है किन्हीं दो चार शब्दों के आधार पर नहीं होता है, वो चीज सब पर लागू होनी चाहिए। उस दिन मैंने बताया था कि चिड़िया में जोड़ेंगे अगर यहाँ तो चिड़ियाया बनेगा, तो चिड़ियाया होता नहीं है क्योंकि ये प्रत्यय तो वहां भी जुड़ेगा, ऐसा है उसमें। तो ये बहुवचन बनाने वाले प्रत्ययों के आधार पर भी ये क्या नाम है, लिंग की, शब्दों के लिंग की पहचान होती है। अब ये तो कुछ नियम हो गए, बाकी कोश है, आपका अनुभव है, दूसरों से पूछिए तभी ये पता चलेगा कौन सा शब्द किस लिंग में है। अभी मैं आज ही फेसबुक पर किसी के पोस्ट पर मैं देख रहा था, किसी को परेशानी है कि सोच शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, चर्चा शब्द पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, ऐसी बातें जो वहां थी। तो वो क्या है, वो तो देखने से पता चलेगा जो है। अच्छा, एक दूसरी जो बहुत जरूरी बात मैं बताऊं यहाँ कि व्याकरण की किताबों में एक उभय लिंग की चर्चा लोग करते हैं, वो भी बिल्कुल गलत। लेकिन ये चीज जो है पंडित कामता प्रसाद गुरु के समय से ही चली आ रही है। अच्छा, गुरु जी ने क्या किया है, वो तो लिंग में पुल्लिंग स्त्रीलिंग दो तो कर ही दिया, सारी चर्चा करने के बाद आखिर में जा करके वो कुछ शब्दों को की सूची हुए उभय लिंग की देते हैं। और ऐसे ही एक जो व्याकरण लेखक के वासुदेव नंदन प्रसाद, तो वो भी कुछ शब्दों की सूची देते हैं और उनका नाम रखते हैं उभय लिंग। लेकिन दोनों का आधार और दोनों का मंतव्य बिल्कुल अलग अलग है। अब एक मिनट जरा, मैंने कुछ वो शब्दों को लिया तो है। हाँ, जैसे गुरु जी ने जो दिया है आत्मा, कलम, गड़बड़, गेंद, घास, चलन, दरार, पुस्तक, बर्फ, श्वास, इन शब्दों को उन्होंने उभय लिंग बताया। अब सवाल ये उठता है गुरु जी ने इन शब्दों को उभय लिंग क्यों बताया, क्योंकि उभय लिंग जैसा कुछ है नहीं हिंदी में, उभय लिंग नहीं है। और उसका प्रमाण क्या है, अगर कोई कहे कि नहीं उभय लिंग तो है, तो सवाल यह है कि किसी उभय लिंग के शब्द के साथ आप क्रिया क्या देंगे। क्रिया तो होगी या तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, उसके साथ विशेषण क्या देंगे, या तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। यानी उभय लिंग जैसा नहीं है,
लेकिन गुरु जी को इन शब्दों को सूची की ना रखी है, कोई उनका सिद्धांत नहीं है कि उभय लिंग हिंदी में होता है। देखना यह है कि उनका मंतव्य क्या है। तो जिस समय गुरु जी ने व्याकरण लिखा, 100 साल पहले लिखा उन्होंने जो है व्याकरण, तो उनके समय में ये शब्द मतलब किसी एक लिंग में स्थिर नहीं हुए थे। कुछ लोग पर मेरी पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग चालू हो गई इसकी। हैं, आपने नहीं करी, वो पहले से रिकॉर्ड हो गई है। नहीं वो क्या हो गया, आगे कुछ नहीं, बढ़े वो आप? रिकॉर्डिंग तो चल ही रही है सबकी। हाँ, तो ये जो शब्द हैं इनमें उनमें पवन, विनय, समाज, तमाकू, ये सब उन्होंने दे रखा है, बड़ी सूची है इनकी। जो इनको पुल्लिंग दिया है, तो विनय तो पुल्लिंग तो है ही। तो नहीं, ये तो मैंने लिखा है, वो है, ठीक है, वो बात नहीं है। ये उन्होंने पुस्तक, बर्फ, श्वास, शब्द, घास, चलन, दरार, गड़बड़, इन शब्दों को आत्मा इन्होंने स्त्रीलिंग दे रखा है, और ये उभयलिंग दे रखा है। तो उभयलिंग से उनका तात्पर्य यही है कि उनके समय में इन शब्दों का सर्वमान्य लिंग स्थिर नहीं हुआ था, तो उनके सामने समस्या थी कि हम किस में दें। और क्योंकि उन व्याकरण लिखते समय उन पर मैंने एक नियम लागू था नागरिक प्रचारणी सभा का कि जो भी उदाहरण दिए जाएं पुस्तक में वे सभी मान्य ग्रंथों से दिए जाएं, उनको अपने अनुभव से नहीं करना था। और मान्य ग्रंथों में ये शब्द जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में चलते थे, इसलिए उनको उन्होंने उभयलिंग नाम दे दिया। उभयलिंग यानी दोनों में चलते हैं, ये उनका तात्पर्य है। उभयलिंग कोई अलग लिंग नहीं, उनका तात्पर्य है ये शब्द दोनों में चलते हैं। लेकिन हम आज के समय की बात करें, इन सभी शब्दों के लिंग स्थिर हो चुके हैं। आत्मा संस्कृत में भले पुल्लिंग में है, लेकिन हिंदी में स्त्रीलिंग है। कलम शायद वो उर्दू में पुल्लिंग है, लेकिन हिंदी में स्त्रीलिंग है। गड़बड़ वो स्त्रीलिंग है। गेंद शायद पुल्लिंग है, घास स्त्रीलिंग है, चलन स्त्रीलिंग है, दरार स्त्रीलिंग है। लेकिन उस समय जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में चलता होगा। मैं आज के समय में कुछ अंग्रेजी के जो शब्द हैं, कभी बात आती है अंग्रेजी के शब्दों की, उनके शब्दों के लिंग का निर्धारण कैसे करें, तो वहां तो हमारे पास कोई आधार नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी में तो सभी न्यूट्रल जेंडर है, इस ढंग के शब्द जो हैं। तो हम क्या करें, न्यूट्रल जेंडर नपुंसक लिंग हिंदी में है नहीं। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं फेसबुक पर देखता हूं कि वीडियो शब्द या शायद पोस्ट शब्द भी कुछ लोग स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं उसको पुल्लिंग में प्रयोग करता हूं, लेकिन मैं उनको गलत नहीं कह सकता। ट्रक शब्द जैसे है, कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ लोग पुल्लिंग में, कुछ लोग स्त्रीलिंग में। सुना है कि बस शब्द वो स्थिर है करीब करीब ज्यादा स्त्रीलिंग में, लेकिन कुछ लोग पुल्लिंग में भी प्रयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्याकरण लेखक को ये करना पड़ता है। लेकिन जहां तक वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बात है, उनका दूसरा ही मतलब है। उन्होंने जो उदाहरण दिए हैं, उनका उदाहरण है कल, टीका, पीठ, यति, विधि, बाट, शान, शाल, ऐसे जो शब्द हैं इनको उन्होंने उभयलिंग दिया। और गड़बड़ क्या है कि ये समान ध्वनि वाले ये अलग अलग शब्द हैं, समान ध्वनि वाले ये अलग अलग शब्द हैं। जैसे हम ये टीका का ही ले लें, टीका जो है दो शब्द है, एक तत्सम शब्द टीका है और एक तद्भव शब्द टीका है, लेकिन दोनों की ध्वनि और वर्तनी एक है, तो इन्होंने एक शब्द मान लिया उसको। तो टीका जो है तिलक संस्कृत का शब्द है, तो तिलक का तद्भव रूप भी टीका है, और टीका शब्द तत्सम रूप में भी संस्कृत में है। तो तिलक जो है उसका टीका, माथे पर टीका लगाना, वो पुल्लिंग है, और टीका जो किताबों में लिखते हैं वो टीका वो अलग है। तो इन्होंने समान ध्वनि वाले दो शब्दों को एक ही मान लिया, और चूंकि वो शब्द अलग अलग हैं, अलग अलग लिंग में चलते हैं, तो इन्होंने उभयलिंग कर दिया। जी
ये इनकी समझदारी की बात रही। अच्छा, तो ये तो इस ढंग की बात हुई कि उभय लिंग जैसा कुछ नहीं है, लिंग उभय लिंग नहीं है, अलग अलग ये जो है शब्द है। और उभय लिंग की चर्चा लोग खाली ये कांता प्रसाद गुरु और वासुदेव नंदन प्रसाद को पढ़ करके बात करते हैं। आपके अनुभव से हम पूछे कि उभय लिंग का शब्द बताइए, तो हो सकता है कि आपको इनका याद हो तो वही उदाहरण दे दें। ये शब्द दोनों की परेशानियां अलग अलग है, कांता प्रसाद गुरु और वासुदेव नंदन जी का बदल। अब एक बात और आती है जो जो शब्दों के लिंग परिवर्तन की बात, मैंने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। तो हिंदी में क्या है कि अधिकतर शब्द जो हैं मूलतः पुल्लिंग और उनमें प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। उनमें जो है प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे वचन में होता है, वचन में मूलतः जो शब्द का जो मूल रूप है वो एक वचन में होता है और उसके साथ प्रत्यय जोड़ करके उसका बहुवचन का रूप बनाना पड़ता है। वही स्थिति जो है इसमें भी है। मूल शब्द, ज्यादातर शब्द पुल्लिंग में होते हैं और उनमें प्रत्यय जोड़ करके बहुवचन बनाना होता है। जैसे ज्यादातर शब्द जो है ई प्रत्यय जोड़ करके बनते हैं। ई प्रत्यय जो है, ई प्रत्यय तो कई प्रकार का है, वो विशेषण बनाने वाला, भाववाचक संज्ञा बनाने वाला भी प्रत्यय ही है, लेकिन यहाँ लिंग परिवर्तन करने वाला भी प्रत्यय ही है। भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए जो है। तो जैसे लड़का लड़की, दास दासी, पहाड़ पहाड़ी, बकरा बकरी, भेड़ बेटा बेटी, पुत्र पुत्री, इन सब में क्या है ई प्रत्यय लगा हुआ है। ई प्रत्यय जोड़ करके उसका स्त्रीलिंग बनाते हैं। कुछ शब्द जो है उनमें ईया प्रत्यय लगता है, कुछ शब्द हैं ईया प्रत्यय जिनमें लगता है, जैसे चूहा चूहिया, लोटा लुटिया, डिब्बा डिबिया, बूढ़ा बुढ़िया, कुत्ता कुतिया, ये सब वचन बदलने वाले। फिर आने वाले की चर्चा आई क्योंकि जेठ जेठानी, देवर देवरानी, नौकरानी, पंडितानी, ऐसे शब्द हैं। फिर नी जोड़ करके जो बनाने वाले शब्द हैं, चोर चोरनी। मैं थोड़ी जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें कुछ समझाने वाली ज्यादा बात नहीं है। जहाँ चर्चा की बात होगी वहां थोड़ा धीरे धीरे वो बात होगी। नी वाले शब्द हैं, फिर आइन वाले हैं, ठाकुर ठकुराइन, बाबू बबुआइन, लाला ललाइन, ऐसे शब्द जो बनते हैं सबसे आप परिचित हैं किताबों में जो लिखा हुआ है। ठीक है। फिर ईका जो संस्कृत के शब्द जो है, वाचक वाचिका, पाठक पाठिका, शिक्षक शिक्षिका, ऐसे शब्द हैं। एक प्रश्न। अच्छा एक मिनट, अब उसके बाद प्रश्न कीजिएगा। अच्छा, कुछ शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनते हैं, वो सामाजिक रिश्तों वाले शब्द हैं। जैसे मौसी से मौसा, उसके पीछे कारण यह है कि मौसा से हम बाद में परिचित होते हैं, मौसी से पहले परिचित है। तो मौसी हमारे लिए पहले है। मौसी मौसा, ननद नंदोई, जीजा जीजी जीजा, ऐसे कुछ शब्द हैं। अच्छा, अब जो एक बात आती है जो पहले मैंने कहा था, ये नर मादा वाली बात, इसको समझ लेना चाहिए। क्या है कि व्याकरण लेखकों ने लिंग परिवर्तन के नियम के अंतर्गत नर और मादा को भी लगा दिया है कि जैसे कौवा तो पुल्लिंग है तो उसके साथ मादा कौवा जोड़ देने से वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये व्याकरण का नियम नहीं है, व्याकरण के अंतर्गत ये आएगा ही नहीं। नर और मादा की चर्चा हम कब करते हैं कि जब इन पशु पक्षियों के बारे में नर और मादा का विशेष उल्लेख करना हो, तब उसका परिचय कराने के लिए कि जैसे कहें कि मादा कौवा, मादा कौवा कहें, मादा कौवा का मतलब जो स्त्री वाली बात हो गई। अगर हम उसके बारे में कुछ चर्चा कर रहे हो, हमको स्पष्ट करना हो कि नर की बात नहीं कर रहे हैं, मादा की बात कर रहे हैं, तब कौवा के साथ मादा कौवा शब्द जोड़ करके अपनी बात कहनी होती है। बाकी ये व्याकरण का विषय नहीं है कि शब्द के साथ नर या मादा जोड़ दिया तब उसका लिंग बदल गया।
ऐसा नहीं है, शब्द का लिंग तो वही रहेगा, वो अर्थ जो है, जैसे हम कहें कि मादा कौवा हम कहें, तो कौवा शब्द तो पुल्लिंग है ही, लेकिन मादा कौवा कहने से उसमें हमको स्त्री का बोध कराना है, स्त्री कौवे। तो ये स्थिति होती है कि इनको व्याकरण के नियम में नहीं रखना है, लेकिन व्याकरण की किताबों में इनका भी उल्लेख इसका होता है, लोग बता देते हैं कि ये नियम है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो अब एक तरह से हमारी बात पूरी हुई मेरी अपनी तरफ से। अब आपके पास कोई प्रश्न हो, जिसको समझना हो तो बताइए, लिंग से संबंधित। एक छोटी सी सूचना, अभी 3 मिनट बाद वो लिंक खत्म हो जाएगा, तो आप उसी लिंक पर दोबारा ऐड हो जाइएगा सब लोग। ये मीटिंग 3 मिनट के बाद दोबारा स्टार्ट कर दीजिएगा इसी लिंक पर। नहीं, आप चालू करेंगे तो ये कंटिन्यू नहीं रहेगा। कितना टाइम लगेगा? प्लीज। नहीं सर जी, अभी नहीं हो सकता ये, जब हम मीटिंग जब लॉन्च समाप्त करते होगी हैं सर जी, हाँ, तभी हमें ये टाइम जो रहता है, टाइम सेट करेंगे तो एक ही दम में बार बार हम उस पर 3 बार हम ज्वाइन हो सकते हैं एक मीटिंग में ही। तो जब हम मीटिंग लॉन्च करते हैं तभी उस समय हमें 1 घंटा या 1.5 घंटा में टाइम लगाना है। टाइम लगाने पर हम वो हमारा सब्जेक्ट विषय रहेगा उसके अनुसार हमें टाइम लगा दिए, तो हम बार बार उसी पे ज्वाइन होते रहेंगे। अगली बार जब सुबोध सर जी आप बनाएंगे तो ऐसे ही बनाइए, सुबोध जी जैसे इसको अभी लता मैडम जी ने बताया है। ठीक तो ठीक। ऐसा करते हैं कि ये प्रश्नों का की बात जो है अगले किसी मीटिंग में करेंगे, इतनी तो सैद्धांतिक चर्चा हमारी हो गई। हाँ जी ऐसा जी भी सर कर जी, ये ठीक रहेगा, ऐसा ये भी ठीक कर रहेगा। हम भी कुछ प्रश्न सोच देंगे। ठीक है गुरुदेव, सर, सही इसको है। कल करें क्या प्रश्न वाले सेशन को? जैसा आप कहिए, मैं तो बोलने के लिए तैयार हो जाऊंगा। हाँ हाँ, कल करते हैं सर, है ना? कल ही 7 बजे। सैटरडे संडे हमेशा फिक्स हाँ, रखना ठीक पड़ेगा है। सुबोध जी। हमेशा सर कल बिजी रहते हैं। हाँ नहीं, शाम को तो बिजी नहीं रहता हूँ, सवेरे तो कक्षाएं रहती हैं। अभी सर तो मैसूर की कक्षा चल रही है, फिर उसके बाद से परसों से उड़ीसा की कक्षा चलेगी, दोनों बारी बारी से चलता है। अब इसमें जो है कर सकते हैं। कल हाँ, कल ठीक रख है। लेंगे सर इस सेशन को, और है ना? भी आपके प्रश्न हो, हाँ इतनी चर्चा अभी हुई तो उसके आधार पर जो है। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न सर मेरा भी है। हाँ। जो नकारांत है संस्कृत में, जैसे परमात्मन है, परमात्मन से परमात्मा बना, तो उसको पुल्लिंग माना गया, हाँ, और आत्मन से आत्मा बना, वो स्त्रीलिंग हुआ। हाँ। तो ऐसा मतलब ये अपवाद की तरह से जाने, या कुछ नियम हम मान नहीं, सकते कोई हैं? नियम इसमें नहीं बना सकते। क्योंकि जैसे नए वाले थे, जैसे राजन था तो उससे राजा हो गया, वो पुल्लिंग हो गया। नहीं, ज्यादातर शब्द तो पुल्लिंग में आए हैं, जी जी जी। लेकिन कुछ स्त्रीलिंग में भी आए हैं, लेकिन किस नियम से आए हैं ये कुछ नहीं होता है। नियम तो हम प्रयोग को देख करके बनाते हैं। जी जैसे आत्मा शब्द का प्रयोग हम स्त्रीलिंग में करते हैं, इसलिए वो स्त्रीलिंग है, बाकी कोई उसका नियम नहीं है। पुस्तक शब्द वहां नपुंसक लिंग है, और ज्यादातर नपुंसक लिंग के शब्द हिंदी में पुल्लिंग में आए हैं, लेकिन वो स्त्रीलिंग में आया है। वही तो हम कह रहे हैं कि जो लोग व्याकरण लेखक लोग जो है हर चीज में नियम बनाने की सोचते हैं, वो नियम बनेगा नहीं महाराज। इसका कोई नियम नहीं है कौन शब्द कहाँ गया है। तो जो गया है उसकी चर्चा जो है हम करते हैं शुरू में।